तो बाज़ जो ISAs हैं, जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं, जिस तरह मोटरोला के ये प्रोसेसर है 88110, इसमें आप जो है ना ब्रांच के अंदर कह लें कि सिमेंटिक्स रख सकते हैं कि जिसमें वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। ISA ही डिफाइन करता है कि ब्रांच नॉट इक्वल जो है ना वो प्रेफर है टेकन के लिए, और ब्रांच इक्वल जो है वो प्रेफर है नॉट टेकन के लिए। तो आपका कोड जो जनरेट होता है वो इस किस्म का होता है कि वो बैकवर्ड ब्रांचेस में जो है ना नॉट इक्वल के जरिए कंडीशन बना देगा, और उसकी वजह से आपकी जो टेकन की हार्डवेयर जो है वो ये अज्यूम करेगा कि ब्रांच टेकन हुई है, और वो उसके हिसाब से चलना शुरू कर देगा बजाय नॉट टेकन। और ये आप अपने इंस्ट्रक्शन सेट में भी बिट्स रख सकते हैं जो हार्डवेयर को इंडिकेट कर दें कि ज़्यादा चांस क्या है कि ब्रांच होने का या ना होने। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, मुझे आवाज़ आई थी हल्की सी। नहीं? यस सर। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा। इतनी देर से? और क्या सबको कटती हुई आ रही है? नहीं सर, ठीक है बस। अच्छा चलें, जिनको फिर अगर एक आध को आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके इंटरनेट का मसला बीच में आया था, तो आप ये वाला सेक्शन दोबारा वीडियो पे देख। तो बेसिकली सर क्वेश्चन आपका जो ब्रांच मैंने ये बताया था कि स्टैटिक प्रेडिक्शन ये है कि आप स्टैटिकली ISA में ओके सर। डिफाइन कर दें कि बिट्स रख दें कि ब्रांच वो बिट 1 हो तो आप हार्डवेयर को इंडिकेट कर रहे हैं कि इस वाली ब्रांच को टेकन अज्यूम करना, और टेकन का ज़्यादा चांस है, अज्यूम करना नहीं कहना चाहिए था मुझे, टेकन का ज़्यादा चांस है, तो वो उसको एज टेकन लेकर चलना शुरू कर देगा, और अगर वो प्रेडिक्शन गलत हुई तो वो किल कर देगा। लेकिन क्योंकि वो 80-90% ऑफ द टाइम ठीक होगी प्रेडिक्शन, तो हमारे साइकिल बच जाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाती है स्टैटिक प्रेडिक्शन। इसमें हमने कोई गैस करने की कोशिश इस तरह से नहीं की, हमने सॉफ्टवेयर नहीं बता दिया हार्डवेयर को कि ब्रांच का ज़्यादा चांस क्या है। ठीक है, तो ये आपकी, ये टिपिकली कहते हैं कि आपकी 80% ऑफ द टाइम एक्यूरेट होती है कि ये जो स्टैटिक प्रेडिक्शन है। ठीक है, जो मेन टॉपिक अभी का है, जो मैं ब्रांच हिस्ट्री टेबल और उसकी बात कर रहा था, वो कहाँ से निकला? वो ये कि अगर आप ब्रांचेस का या इफ एल्स या इनका बिहेवियर देखें ना, तो इनमें दो आपको खासियतें नजर आती हैं। एक टेम्पोरल कोरिलेशन और स्पेशियल कोरिलेशन। ये दोनों टेम्पोरल और स्पेशियल का लफ्ज जो है ना, ये हम आगे भी यूज करेंगे। टेम्पोरल का मतलब है टाइम से रिलेटेड, स्पेशियल का मतलब है स्पेस से रिलेटेड। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में स्पेस से हम मुराद अमूमन ले रहे होते हैं कि मेमोरी के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शंस जो पड़ी हुई हैं उनको हम इंस्ट्रक्शन स्पेस कह देंगे, या डाटा पड़ा हुआ तो वो डाटा स्पेस कह देंगे। तो टेम्पोरल कोरिलेशन ये चीज है कि अगर एक ब्रांच एक दफा हुई थी, ठीक है, तो काफी ज्यादा चांस है कि अगली दफा आप कोड में उस जगह पहुंचेंगे तो वो ब्रांच दोबारा भी होगी। ठीक है, तो ये एक, जिस तरह एक जो सिंपल सा प्रेडिक्टर है ना, जिस तरह आपने अगर वेदर फोरकास्ट करनी है कि जी बारिश होगी कि नहीं होगी, तो अगर आप ये प्रेडिक्शन रख दें कि अगर आज बारिश हुई है तो आप कल प्रेडिक्ट करेंगे कल भी बारिश होगी। ठीक है, और अगर आज धूप है तो आप प्रेडिक्ट कर देंगे हाँ जी कल भी धूप ही होगी। तो ये आप देखेंगे कि अमेजिंगली ये प्रेडिक्टर जो है ना, ये 70-80% ऑफ द टाइम ये ठीक काम करेगा। ठीक है, क्योंकि जो वो धूप वाले दिन है वो भी सीक्वेंस में आना शुरू हो जाते हैं, और बारिश आती है वो भी सीक्वेंस में आना शुरू। इसी तरह प्रोसेसर के अंदर जो ब्रांचेस हैं, वो अगर एक ब्रांच, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक जगह पे एक इफ लगा हुआ था, अगर वो एक दफा इफ फॉल्स हुआ है तो अगली दफा भी ज्यादा चांस यही है कि वो फॉल्स ही होगा। तो ये आपकी ये कहलाती है टेम्पोरल कोरिलेशन। ठीक है, कि टाइम से रिलेटेड, कि आपने थोड़ी देर बाद वही वाली कंडीशन दोबारा जब एग्जीक्यूट की सेम कोड की जगह पर आकर, तो वो आपने कहा कि वो ज़्यादा चांस ये होता है कि वो वही रिजल्ट देगी। स्पेशल कोरिलेशन ये है कि आपकी अगर कोड में 3-4 इफ एल्स लगे हुए थे थोड़ा थोड़ा फासले पर, तो वो एक प्रेफर्ड पाथ फॉलो कर रहे होंगे कि अगर पहले में फॉल्स हुआ था तो दूसरे में अगर ट्रू हुआ है, तो अगली दफा अगर पहला फॉल्स हुआ था तो दूसरा ट्रू होने का स्टिल चांस ज्यादा ही है। ठीक है, तो इसकी मैं अभी एग्जांपल से भी आपको बताऊंगा। तो ये एक प्रेफर्ड पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन नॉर्मली आपका होता है। जिस तरह आपने कोड लिखा हो तो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स फाइल ओपन की हो तो चेक किया होता है कि यार फाइल पॉइंटर आपका नल तो नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फाइल सही ओपन हो जाती है। ठीक है, तो प्रेफर्ड उसका पाथ यही है कि वो
ओपन हो जाएगी। ऐसा अगर वो सही ओपन होगी है तो उसे अगला वाला भी शायद कंडीशन ट्रू होने का चांस है, उससे अगले वाले, तो ऐसे 2-3 केसेस आपके बन सकते हैं। तो ब्रांच प्रेडिक्टर किस तरह से काम करता है? तो एक तो मैंने आपको बताया कि अगर आप यही प्रेडिक्ट कर दें कि जो लास्ट ब्रांच हुई थी वही अगली दफ़ा आप कहें कि भाई अगली दफ़ा वही प्रेडिक्शन है, तो ये सिंगल बिट प्रेडिक्टर मैं बना सकता हूँ कि यार जहाँ पर मेरी कोई ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आई थी, अगर वो ब्रांच हुई तो मैं एक बिट में 1 लिखवा दूंगा, और अगली दफ़ा जब मैं उस इंस्ट्रक्शन में आया तो मैं वही बिट दोबारा पढ़ लूंगा। अगर 1 थी तो मैं कहूँगा कि हाँ जी इस दफ़ा भी होगी ब्रांच, अगर वो 0 थी तो मैं कहूँगा कि इस दफ़ा नहीं होगी। तो ये सिंगल बिट प्रेडिक्टर है। लेकिन वी कैन डू बेटर देन दैट, और वो हम 2 बिट का प्रेडिक्टर भी बना सकते हैं। ये जो सामने डायग्राम इस वक्त आपको नजर आ रही है, ये 2 बिट के प्रेडिक्टर है, ठीक है। तो ये एक स्टेट डायग्राम है जो आपने लॉजिक डिजाइन वगैरह में पढ़ी होगी। अगर आपको नहीं भी पढ़ी हुई या नहीं भी समझ आ रही तो मैं आपको भी 2 मिनट में समझा देता हूँ। ये 2 बिट का प्रेडिक्टर है। 2 बिट का प्रेडिक्टर मैं डायग्राम से पहले आपको इसका दे दूं। 2 बिट का प्रेडिक्टर काम कैसे कर रहा है? काम ये कर रहा है कि अगर 2 दफा कंसेप्टिव आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई तो आप अपनी प्रेडिक्शन चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है, चेंज नहीं तो वही प्रेडिक्शन रहने देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर से शुरू हो जाता हूँ कि मैंने लेट से आपको कहा कि यार मेरी ब्रांच प्रेडिक्शन है कि ब्रांच होगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लेट से मैंने कहा कि जी टेकन की प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो लेट से ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट थी। तो अगर तो ब्रांच टेकन होती रही तो मैं इसी स्टेट में रहूंगा। अगली दफा आया ब्रांच टेकन हुई, मैं इसी स्टेट में रहूंगा। अगली दफा आया ब्रांच टेकन नहीं रही, मैं इसी स्टेट में रहूंगा। अगर मेरी एक दफा कंडीशन फॉल्स होगी, टेकन के बजाय नॉट टेकन, ये जो साइन है इसको नॉट समझे। तो अगर मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि टेक ही है लेकिन मेरी प्रेडिक्शन गलत होगी, तो मैं उस स्टेट से उठ के इस स्टेट में आ जाऊंगा। मैं कहूंगा कि यार मेरी प्रेडिक्शन गलत होगी है लेकिन अभी भी मैं अगली दफा भी यही प्रेडिक्ट करूंगा कि ब्रांच टेकन ही है, ठीक है। अच्छा, अगर अगली दफा फिर दोबारा मेरी प्रेडिक्शन खराब होगी कि 2 दफा नॉट टेकन होगी, तो मैं अपनी प्रेडिक्शन चेंज कर लूंगा और मैं अब नई प्रेडिक्शन कह दूंगा नॉट टेकन, ठीक है। और मैं कह दूंगा कि अब अगली दफा जब भी नॉट टेकन आई तो इसका मतलब है कि मेरी प्रेडिक्शन करेक्ट होगी। लेकिन अगर मैं एक दफा नॉट टेकन आई थी तो मैंने प्रेडिक्शन चेंज नहीं की, अपनी प्रेडिक्शन मैं भी टेकन ही कह रहा हूँ, लेकिन कह लो कि मैं इंतजार करूंगा कि अगली दफा जब वही ब्रांच आई तो वो हुई या नहीं। अगर वहां पे वो ब्रांच दोबारा टेकन ही हो गई होती, ठीक है, कि मैं शुरू में टेकन प्रेडिक्ट कर रहा था कि ब्रांच होनी है, एक दफा गलत हुआ लेकिन उसके बाद दोबारा जब ब्रांच आई तो दोबारा टेकन होगी, तो मैं वापस आ जाऊंगा। मैं कहूंगा कि अच्छा एक दफा पे मैंने अपनी प्रेडिक्शन चेंज नहीं की, मैं टेकन ही प्रेडिक्ट करता रहा, तो सिर्फ एक दफा गलत हुआ, वो बाय चांस गलत हुआ। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, मे बी मैं साइड के ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा एक लूप होता है, जिस तरह मैं कहता हूँ कि वाइल लूप था, ठीक है, और इधर एक कंडीशन चल रही थी, ठीक है, ठीक। तो अब इस कंडीशन के ऊपर मैंने लेट से कह दिया कि यार ये ब्रांच तो ये एक्चुअली जो कंडीशन है ना, ये चेक लूप के एंड पे होती है, ठीक है, यानी लिखते हम इधर हैं, चेक इधर आके होती है, इधर से हम वापस जंप करके आते होते हैं। तो इधर से हम जब ये वाली कंडीशन, अगर मैंने इस पे अज्यूम किया हुआ था कि ये टेकन है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लूप जो है ये चलेगा, लेट से ये 100 का लूप था जो 100 टाइम्स चल रहा था, तो मेरी 100 टाइम्स ये प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई, ठीक है, तो मैं हर टेकन पे इधर ही रहा। लेकिन जब 100 के बाद आखिरी आइटरेशन आई तो ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो मैंने फॉल्स होने पर, ये नॉट टेकन होने पर कि मैंने तो प्रेडिक्ट टेकन की थी लेकिन ये नॉट टेकन हो गई, तो मुझे इंस्ट्रक्शंस कुछ किल करना पड़ी, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी प्रेडिक्शन चेंज नहीं की, ठीक है। मैंने कहा मेरी प्रेडिक्शन टेक ही है, ठीक है। तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि मेरी 2 बिट्स हैं, ठीक है, ये मेरी बता रही है प्रेडिक्शन, ठीक है, ये मेरी प्रेडिक्शन है, और ये बिट समझे कि ये हो गई राइट प्रेडिक्शन थी या गलत प्रेडिक्शन थी, ठीक है, राइट रॉन्ग, ठीक। तो मैं डिसीजन इसकी बेस पे लेता हूँ कि प्रेडिक्शन क्या चल रही है, और लेकिन अपडेट मैं दूसरी बिट पे। तो अगर जब 100 दफा ये चलेगी, मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था टेकन और मैंने साथ लिखा हुआ था कि पहली दफा लेट से मैंने लिखा हुआ था कि ये राइट भी है, ठीक है, 1। तो जब तक ये राइट होती रही कि मेरी प्रेडिक्शन ठीक चलती रही कि जो 100 दफा लूप चला
हर दफ़ा मैंने कहा कि हाँ जी ये तो प्रोडिक्शन टेकन ही थी, तो मुझे इसी स्टेट में रहना चाहिए, तो मैंने इसको 1-1 ही रहने दिया हमेशा। जिस वक्त मेरी प्रोडिक्शन गलत हुई तो मैंने अपनी प्रोडिक्शन ही चेंज की, मैंने अपनी ये वाली बिट चेंज कर दी। मैंने कहा यार ये 0 हो गई है और ये मेरी स्टेट अब 1-0 है, ठीक है। तो ये मेरी स्टेट 1-1 थी, ये मेरी स्टेट हो गई 1-0, ठीक है। स्टिल मेरी प्रोडिक्शन टेकन ही। तो जब दोबारा कोड इस जगह पर आएगा, इस लूप में आएगा, तो अगेन कोड, अगर ये लूप 100 दफ़ा चलता था, तो क्योंकि मैंने अपनी प्रोडिक्शन चेंज नहीं की, तो इसका मतलब है मैं अभी भी टेकन ही प्रोडिक्ट कर रहा हूँ, तो मेरी अगली प्रोडिक्शन ठीक ही निकलेगी। ठीक निकलेगी तो मैं वापस कहूँगा कि यार मेरी प्रोडिक्शन फिर ठीक हो गई है, तो मैं वापस आ जाऊँ, तो मैं इस 0 को फिर ख़त्म करके 1 कर दूंगा और मैं 1-1 स्टेट में वापस आ जाऊँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से 2 बिट का प्रोडिक्टर चल रहा है, जिसमें 2 बिट मुझे बता रही है कि प्रोडिक्ट क्या हुआ है और क्या वो राइट थी या रॉन्ग थी, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ कि अगर मेरा 1 बिट का प्रेडिक्टर चल रहा होता तो मैं सिंपली ये डिसीजन ले रहा होता कि जब भी ये नॉट टेकन हुई थी तो मैंने इसको 0 कर देना था। तो अगर इधर से लूप खत्म हुआ था और मैं बाहर निकला था, तो मैंने अगली दफा के लिए प्रेडिक्ट करना था कि यार ये ब्रांच तो नहीं होती। तो लेकिन उससे अगली दफा जब मैंने आना था तो वो मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जानी थी, बिकॉज अगली दफा दोबारा लूप स्टार्ट हुआ है तो उसने 100 दफा ठीक ही चलना था। तो वो जो एक दफा मेरा गलत आना था, वो मेरा 2 बिट के प्रेडिक्टर से ये वाला मसला हल हो गया। और ऐसा कोड में ऐसे कई जगहों पे वाइल लूप लगे होंगे, तो ऐसे 500 जगहों पर लगे हुए हैं, तो आपकी 500 जगहों पर ये 2 बिट का प्रेडिक्टर जो है वो एक गलती को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। सेम इज ट्रू फॉर नॉट टेकन, कि अगर आपके पास 2 दफ़ा गलत हो गई तो आप कह सकते हो कि अब मैं प्रिडिक्ट भी 0 कर रहा हूँ कि वो नॉट टेकन है, और मेरी मैं उसको शुरू में राइट कहूँगा कि ठीक है लास्ट नॉट टेकन ही हुई थी, तो मैं इसको 1 ही कहूँगा। और अगर इसके बाद नॉट टेकन के बाद टेकन हो गई, तो मैं कहूँगा कि मैं अगली दफ़ा प्रिडिक्ट अभी नॉट टेकन ही करूँगा मेरी, लेकिन प्रिडिक्शन गलत निकली थी, तो मैं इन 2 बिट्स को इस तरह से चेंज करूँगा। तो ये 2 बिट्स जो है ना मुझे ये बता रही हैं, एक बिट बता रही है प्रोडिक्शन क्या है, एक बिट बता रही है कि राइट किया रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारी 2 स्टेट मशीन बन गई। तो ये आपकी इसको आप हार्डवेयर में 2 बिट्स के साथ कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ 2 बिट का प्रोडिक्टर है, इट वर्क्स बेटर देन सिंगल बिट प्रोडिक्टर। तो अब इसको हम, ये तो वो 2 बिट्स आ गई ना जो कि एक ब्रांच के लिए मुझे कहीं पे रखनी है, तो मैं इसको अपने हार्डवेयर में कैसे इनकॉर्पोरेट करूं। वो जो मैंने रेस्ट प्रोसेसर अभी तक डिजाइन किया था, उसमें मैं ब्रांच प्रेडिक्टर को किधर फिट इन करूं, तो वो इस जगह पर फिट इन होता है कि ये जो मेरा प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है, इसके साथ मैं 2 बिट असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो मेरा इंस्ट्रक्शन मेमोरी को जा रहा था ना प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर जा रहा था इंस्ट्रक्शन मेमोरी को, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आपके पास इंस्ट्रक्शन निकलती थी, और वो जो इंस्ट्रक्शन निकलती थी उसमें कोई ऑप कोड था और साथ ऑफसेट था, अगर ब्रांच की जंप की जो भी इंस्ट्रक्शन थी, तो ये नॉर्मल चल रहा था। अब हम करेंगे ये कि ऑफसेट के साथ आपका पीसी ऐड होता था, जिससे आपका, अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन हो तो हम कहते थे कि ऑफसेट प्लस टारगेट पीसी जो भी कहते हैं पीसी में ऐड कर देंगे ऑफसेट, तो नया आपका टारगेट पीसी बनेगा कि जिधर आपने जाना था। तो अब आप करेंगे ये कि आप एक टेबल बना देंगे जिसको हम कहते हैं ब्रांच हिस्ट्री टेबल, ठीक है। और उस टेबल में हम क्या करेंगे कि हम ये जो पहली 2 बिट्स हैं ये तो हम वैसे इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जो 32 बिट की इंस्ट्रक्शन क्योंकि चल रही है, तो हम इंस्ट्रक्शन को PC+4 करते जा रहे हैं ना, तो पहली 2 बिट्स हमेशा आपके प्रोग्राम काउंटर की 0 ही होंगी, क्योंकि आप 32 बिट आगे हमेशा जा रहे हैं। ये बाइट एड्रेस होता है, तो बाइट एड्रेस 32 बिट एड्रेस हो तो आपकी इनिशियल 2 बिट्स हमेशा 0 होती हैं, तो 0, 4, 8, 12 इस तरह से बड़ा होता है। तो इन सारे की बाइनरी आप बनाएं तो हमेशा पहली 2 बिट्स हमेशा 0 है। तो जो बाकी की बिट्स बनती हैं, ये हमारा एक्चुअल में पीसी बनता है, 32 बिट का एड्रेस इन 2 बिट के आगे से बनता है। तो इसकी कुछ बिट्स उठा के, जो कि नॉर्मली हम शुरू की बिट्स उठाते हैं, लेकिन आप खैर कोई भी कम्बिनेशन बना सकते हैं अगर आपको कोई और बेहतर लगे, तो इससे हम इस टेबल में इंडेक्स करेंगे। सो हमने लेट्स से कि मैंने 2K या 1K एंट्रीज रखी। 1K एंट्रीज, 1K से मुराद, जब हम हार्डवेयर डिजाइन में K का करेंगे तो उससे हमारी मुराद होती है 1024 या 2⁻10, ठीक है। तो मैं लेट्स से कहता हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये कोई भी नंबर हो सकता है, 2⁻K कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम अमूमन 1024 को कहते होते हैं 1K, ठीक है। ये K लिखा हुआ है, और ये जो
ये होता है 2⁻10। तो इसका मतलब है कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो आपकी टोटल एंट्रीज आ रही हैं ये 1024 हैं, 0 से शुरू होती हैं और 1023 तक आखिरी जाती है। ठीक है, तो अब इनका जो इंडेक्स है 012 अप टू 1023, तो 1023 जो है ना ये आपके पास आ जाता है 10 बिट में टोटल। ये इसके लिए आपके पास 10 बिट्स काफ़ी है। इन जनरल अगर आपके पास k बिट्स हैं तो आप 2k तक जा सकते हैं, इसीलिए इस जगह पर हमने k लिखा हुआ है और इस जगह पर हमने 2k लिखा हुआ। तो अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल लूँ 1024 की, तो ये 2⁻10 इज 1024, तो ये एंट्रीज हैं और ये यहाँ से हम 10 बिट्स उठा लेंगे। तो वो जो 10 बिट्स जो भी ये आ रही हैं, ठीक है, इसकी बेस पे हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर 0000 आ रहा था तो हम इस जगह पे चले जाएंगे। अगर यहाँ पर लेट से 900 आ रहा है तो हम इस जगह पर कहीं पे चले जाएंगे, ये 900 लोकेशन से। और इधर देखेंगे कि इधर यहाँ पर वो 2 बिट्स पड़ी हुई हैं जो मैं पहले बता रहा था ना, कि जिनमें से एक जो बिट है ये बता रही है प्रेडिक्शन, ठीक है, और एक बिट बता रही है कि वो राइट थी प्रेडिक्शन या रॉन्ग थी। ठीक है, राइट या रॉन्ग। ठीक, तो हम करेंगे क्या कि जो भी आपका प्रोग्राम काउंटर आ रहा है उसकी ये वाली 10 बिट्स उठा लें। ये वाली 10 बिट क्यों नॉर्मली उठाते हैं? क्योंकि आपका प्रोग्राम जिस स्पेस में होता है उसमें आगे वाली बिट्स अमूमन कॉमन ही होती हैं। ठीक है, आप कोई 1000 लाइन का कोड है तो वो जो 1000 लाइन है उनमें ये वाली बिट्स चेंज हो रही होंगी, ये वाली बिट्स अमूमन चेंज नहीं हो रही होंगी। तो हम इन बिट्स से उठाकर इधर जाएंगे और इधर से देखेंगे कि यार इस इंडेक्स पे जो मेरे पास लास्ट टाइम प्रेडिक्शन थी वो क्या थी। अगर तो वो टेकन थी, ठीक है, ये वाली जो MSP है ये बता रही है, अगर तो वो टेकन थी तो आप ब्रांच, अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन ही है तो आप पीसी में ऑफसेट ऐड करेंगे और इसको उठा लेंगे। अगर वो नॉट टेकन थी तो आप PC+4 करके नॉर्मल चलते जाएंगे। तो यहाँ तक ये जो लेफ्ट साइड पे आपका ये पूरा हिस्सा है, ये वाला हमारा नई चीज़ ऐड हुई है। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड पे चीज़ें थी वो हमारी पहले भी थी। तो दिस इज कॉल्ड ब्रांच हिस्ट्री टेबल। ये जो मैंने जिसको सर्कल किया है ये हमारा ब्रांच हिस्ट्री टेबल है पूरा। ठीक है, और इसको फिर हम इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि आपकी 2 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस की ये वाली 10 बिट्स कॉमन आ जाए, लेकिन उसका चांस निस्बतन कम है क्योंकि ये 10 बिट्स अगर लेट से या जो कोई भी k बिट्स थी, इसका मतलब है कि 1024 एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस के बाद भी ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आ गई तो जो कभी कभार आएगी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं आएगी। अगर आ गई तो फिर आपकी वो वाली प्रेडिक्शन सेम जगह पर ही लिखी जाएगी, तो वो दोनों गलत भी हो सकती हैं क्योंकि कभी कभार वो वाली आपकी इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कि प्रेडिक्शन गलत भी निकला करेगी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ये वाली प्रेडिक्शन ठीक निकलेगी। तो दिस इज कॉल्ड ब्रांच हिस्ट्री टेबल। ठीक है, सो इधर एग्जांपल जो है, अगर आप 4K एंट्रीज रखें, मैंने 1K रखी थी, तो अगर 4K रख देंगे 12 बिट के ये हो जाएगा आपका, और 2 बिट पर एंट्री रखें तो 80 to 90% आप करेक्ट प्रेडिक्शन इसकी बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, इसी ब्रांच हिस्ट्री टेबल में हमने 2 चीज़ें बताई थी। ये जो है ना ये वो वाली चीज़ हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो जो हमने कहा था कि टेम्पोरल कोरिलेशन है। ठीक है, टेम्पोरल कोरिलेशन जो स्पेशल कोरिलेशन है कि ये यानी कि हम सेम ब्रांच जब दोबारा आई तो सेम बिट्स यहाँ पर आएंगी और उन सेम बिट्स की बेस पे आप क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। इसी तरह लेकिन इसमें मल्टीपल ब्रांचेस को इकट्ठा हमने नहीं देखा। मल्टीपल ब्रांचेस को अगर इकट्ठा देखना हो तो उसको हम स्पेशल कोरिलेशन कहते हैं और वो इस किस्म की हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर xi <7 है और नीचे एक और इफ लगा जिसमें xi <5 है, तो अगर ये फॉल्स हुआ, ठीक है, तो ये भी फॉल्स ही होगा कि अगर कोई चीज़ 7 से बड़ी है तो वो लाजमी सी बात है 5 से भी बड़ी है। ठीक है, तो अगर ये ट्रू हुई तो फॉल्स हुई तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये भी फॉल्स होगा। ये ट्रू हुई तब भी चांस है लेकिन ज़रूरी नहीं हो सकता है कि 6 आ जाए, लेकिन फॉल्स पे हमें पता है। तो ये आपके इस किस्म की जो कोड की स्पेस में 2 ब्रांचेस का या मल्टीपल ब्रांचेस का एक दूसरे से रिलेट करना, इसको हम कहते हैं स्पेशल कोरिलेशन। इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं कि हम बजाय ये कि हम सिर्फ एक का रखें ब्रांच हिस्ट्री टेबल जिस तरह ये बनाया था, हम इसके बजाय मल्टीपल ब्रांच हिस्ट्री टेबल बना देते हैं जिस तरह इधर हम करें। तो हम इधर क्या करते हैं, जब भी हम कोई ब्रांच आती है
तो हम ये एक शिफ्ट रजिस्टर है, ठीक है, तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं और अगले पे ले लेते हैं कि अगर ब्रांच टेकन है तो आगे चले जाओ, और अगर नॉट टेकन है तो उस पर चले जाओ। तो लास्ट दो ब्रांचेज अगर लेट से टेकन आ रही हैं तो आप 0 से उठा लेंगे। अगर लास्ट दो ब्रांचेस टेकन नॉट टेकन आ रही हैं तो इधर से ब्रांच, लास्ट दो ब्रांचेस कह लो नॉट टेकन आ रही हैं तो यहाँ से उठा लेंगे, और दोनों नॉट टेकन आ रही हैं तो यहाँ से उठा लेंगे। तो ये आप दो बिट्स रख सकते हैं जिसमें आप लास्ट जो भी दो ब्रांचेस टेकन या नॉट टेकन हुई थी उनका रिजल्ट सेव कर लें, टेकन पे 1, नॉट टेकन पे 0, और उसके हिसाब से आप अलग-अलग कि लास्ट अगर टेकन हुई थी तो उसका एक अलग हिस्ट्री टेबल बना लें, अगर टेकन नॉट टेकन हुई थी तो उसका अलग बना लें, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास सेम कोड, यानी कि अगर मेरे पास कहीं पे इफ लिखा हुआ था, ठीक है, तो अगर इस इफ पे मैंने डिसीजन लेना है तो अब इसके लिए मेरे पास एक टेबल नहीं है बल्कि इसके लिए मेरे पास 4 टेबल बने हुए हैं। एक मुझे बताता है कि अगर इस इफ से पीछे जो दो इफ लगे हुए थे कोई, ठीक है, वो अगर नॉट टेकन हुए थे तो उसके हिसाब से मैंने जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पर सेव की हुई। अगर उनमें से एक टेकन हुआ था एक नॉट टेकन हुआ था तो उसके हिसाब से प्रेडिक्शन मैंने यहाँ पर सेव की हुई है, ठीक है। और अगर इसी तरह 1 0 और 1 1 आपके पास 4 कंडीशन बनी क्योंकि दोनों टेकन हुए तो क्या होगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर और लास्ट दो जो आ रही थी उनको रिजल्ट हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। जब भी मैंने कोई ब्रांच ली तो मैं इसको एक शिफ्ट कर दूंगा कि हाँ भाई ये जो लास्ट ब्रांच है वो टेकन होगी और उससे पिछली वाली को इधर मूव कर दूंगा। तो इसके थ्रू अब हमारी प्रेडिक्शन फर्दर इंप्रूव हो जाएगी। जो पहले मैं 80 to 90% प्रेडिक्ट कर रहा था, जब हम उसमें स्पेशल कोरिलेशन का फैक्टर लाते हैं तो हम अमूमन 95% एक्यूरेट किस्म की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। और ये अमूमन हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में हो रही होती है। इंटेल प्रोसेसर्स में अमूमन ये ब्रांच प्रेडिक्टर लगा होता है जो कि 2 लेवल ब्रांच प्रेडिक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो पहला टॉपिक था, जो मेन टॉपिक आज का था, जिसको मैं कहूँगा क्योंकि सीपीआई वाला ज़रा इजी वाला था, ये ब्रांच हिस्ट्री टेबल ये हमने कवर कर लिया पीएचडी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि आप एक ऑप्शन ये भी हो सकती थी कि हम दोनों तरह की ब्रांच किसी तरह लेकर के चलते, कि हम कहते हैं कि यार ब्रांच टेकन भी ज्यूम कर लो, नॉट टेकन भी ज्यूम कर लो, इधर से भी डाटा ले आओ, इधर से भी इंस्ट्रक्शन ले आओ, उधर भी, लेकिन उसके लिए आपको डबल हार्डवेयर लगाना पड़ना था। और वो हम अमूमन चाहते हैं कि उससे बेहतर है कि हम सिंगल हार्डवेयर लगाएं और अगर 95% हम करेक्ट प्रोटेक्ट करें तो वाई नॉट पूरे के पूरे हार्डवेयर को उसी काम के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, तो ये तो हमारा एक ब्रांच हिस्ट्री टेबल का कवर हो गया। इसकी क्या लिमिटेशन है? इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये हमें बताता है कि ब्रांच होनी है या नहीं होनी। ब्रांच का टारगेट एड्रेस यानी होनी या नहीं होनी को प्रिडिक्ट करता है, लेकिन ब्रांच का टारगेट एड्रेस नहीं बताता। ब्रांच का टारगेट एड्रेस जो आता है वो आपके पास अगली स्टेजेस से आता है कि जंप रजिस्टर में जब तक रजिस्टर फैच नहीं होगा तब तक आपको नहीं आएगा। और अगर आपने ठीक भी प्रिडिक्ट की थी तो ब्रांच एड्रेस कैलकुलेशन की स्टेज तक आपको स्टिल वेट करना पड़ेगा। तो ये जो 3-4 साइकिल स्टिल आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो मैंने आपको यानी ब्रांच प्रिडिक्शन से पहले जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 फैक्टर हैं, एक ये कि ब्रांच हुई है या नहीं हुई, और एक फैक्टर है कि ब्रांच के एड्रेस क्या निकलेगा कि जिधर जाना है। तो वो जो एड्रेस निकलने वाली चीज़ है वो स्टिल ब्रांच हिस्ट्री टेबल नहीं हैंडल कर रहा। ब्रांच हिस्ट्री टेबल का जो हमने पीछे डायग्राम पढ़ी थी उसमें एड्रेस उसी तरह ही कैलकुलेट हो रहा था जिस तरह पहले हो रहा था। हमने यहाँ पर एक प्रिडिक्टर लगा दिया था। तो एड्रेस कैलकुलेशन को रिजॉल्व करता है हमारा ब्रांच टारगेट बफर, ठीक है। तो ये ब्रांच प्रेडिक्शन के 2 मेन टॉपिक हैं, एक ब्रांच हिस्ट्री टेबल, एक ब्रांच टारगेट बफर। तो ब्रांच टारगेट बफर क्यों यूज होता है, ठीक है, ये अक्सर मेरे एमसीक्यूज में ये चीज़ आ जाती होती है, ठीक है, कि ये जो लिमिटेशन है ना कि ये सिर्फ डायरेक्शन प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। ये जो आपका टारगेट एड्रेस है, ठीक है, ब्रांच टारगेट जो है ये नहीं बताता, तो ये आपको बताता है ब्रांच टारगेट बफर, ठीक है। तो हम चाहते ये हैं कि हमें इतना इंतजार ना करना पड़े कि हम इधर आकर डिसीजन लें कि अब मैंने पीसी ने किधर जाना है। हम चाहते हैं कि हम स्टार्ट में ही हमें किसी तरह पता चल जाए कि प्रोग्राम काउंटर की नेक्स्ट वैल्यू असूली तौर पर क्या होनी चाहिए थी। तो उसको हैंडल करने के लिए हम ये करते हैं कि हम ब्रांच टारगेट बफर बनाते हैं। सो ब्रांच टारगेट बफर में क्या है, ये अगेन ये वही हमारा प्रोग्राम काउंटर है जो कि हमने बनाया हुआ था, जो नॉर्मली इंस्ट्रक्शन मेमोरी को एड्रेस दे रहा था बार।
तो हम इधर एक प्रेडिक्टेड टारगेट बफर बना लेते हैं। हम कहते हैं कि यार जब पीसी की ये वाली बिट्स आ रही होंगी, ये वाली, तो उस वक्त अगला हमारा पीसी का टारगेट एड्रेस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कभी एक दफ़ा जंप हुई या ब्रांच हुई तो हम क्या कहेंगे कि यार अगर वो जंप करके किसी फिक्स एड्रेस पे गई तो वो एड्रेस हम इस जगह पर सेव कर लेंगे। पहली दफ़ा शुरू में ये इनवैलिड एंट्रीज थी, जब पहली दफ़ा ब्रांच आपके पास आई तो आपने कहा कि यार ब्रांच का जो भी टारगेट बना था वो मैंने इस जगह पर सेव कर दिया। ठीक है, तो ये अब आपके पास कह लें कि जैसे ही पीसी आया तो उसके हिसाब से हमारे पास पता चल गया कि ब्रांच की प्रेडिक्शन क्या है और उसका टारगेट क्या है। ठीक है, शुरू में ही, यानी कि पीसी वाली स्टेज में, यानी ये जो पाइपलाइन स्टेजेस थी उसमें सबसे पहली पीसी जनरेशन स्टेज है, इसी जगह पर ही हमें पता चल गया पीसी की बेस पे कि इस पीसी पे लास्ट टाइम ब्रांच प्रेडिक्शन क्या थी और उसके हिसाब से हमारा टारगेट एड्रेस क्या बनता है। ठीक है, अगर ब्रांच प्रेडिक्टर कह रहा है कि यार ब्रांच टेकन होगी तो आप ये वाला टारगेट डायरेक्टली उठा लो। अगर ब्रांच प्रेडिक्टर कह रहा है कि नहीं यहाँ पर ये ब्रांच नहीं होनी तो पीसी यहाँ से उठाने के बजाय PC+4 कर दो, जिस तरह नॉर्मल कर रहे थे। बाद में अगर आपको पता चलता है कि ये प्रेडिक्शन गलत निकली तो आप उधर से रोल बैक कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को किल कर सकते हैं जो कि हमने दरमियान में चलाई होंगी। तो फायदा क्या है ब्रांच टारगेट बफर का कि बिल्कुल इंस्ट्रक्शन फेच वाली स्टेज पे ही हमें पता चल गया कि क्या हमारा टारगेट एड्रेस हो। ठीक है, बिकॉज आपने एक एक्स्ट्रा रैम लगा दी, ये पूरी जो थी ये पहले नहीं थी। ठीक है, ये जो हमने ये जो बनाया है दिस इज अवर ब्रांच टारगेट बफर। ठीक है, इसके अंदर दो हिस्से हैं, ये प्रेडिक्टर वाला हिस्सा है, ये जो राइट साइड पे है प्रेडिक्टर, और ये जो है ये आपका टारगेट एड्रेस है, ये भी आपने साथ ही सेव कर दिया। ठीक है, तो टारगेट एड्रेस ये हमारा असल कंसर्न था जिसकी वजह से हम ब्रांच टारगेट बफर करें, तो हमने ये साथ ही सेव कर दिया। इसी जगह पर हमारे पास ब्रांच टारगेट बफर आपके पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपका इंस्ट्रक्शन मेमोरी में एक प्रोग्राम पड़ा हुआ था। ठीक है, अच्छा, ये कह रहा था कि भाई 100 पे जंप कर जाओ। ठीक है, 100 पीसी से 100 आगे चले जाओ, तो 136 अगला एड्रेस आना था तो उसमें 100 ऐड करेंगे तो वो 236 एड्रेस बन गया। तो ये कह रहा था 236 एड्रेस पे चले जाओ, तो प्रोग्राम चलता गया। जब हम इस जगह पर पहुंचे तो हमने कहा यार ये पहली दफ़ा ब्रांच हुई है, जंप हुई है या ब्रांच हुई है, तो हमने उसका जो टारगेट एड्रेस था ये वाली जो ये वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो ब्रांच टारगेट, ये इसी की एक स्लॉट हम उधर दिखा रहे हैं अगली स्लाइड पे, ये उसकी एक स्लॉट सिर्फ दिखा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्लॉट्स हैं, उसमें से एक स्लॉट जो कि इस वाले एड्रेस की 132 की जो हमने कहा था ना कि जो भी पीसी की पहली बिट्स आ रही हैं उन पे जो पड़ी हुई है, इसके ज़रिए हम इसके अंदर जा रहे थे। ये जो के बिट्स हमारे पास आ रही हैं, ये जो के बिट्स आ रही हैं, ठीक है, इसके साथ तो हमने क्या किया कि इन के बिट्स की बेस पे हम ये जो ओवरऑल पूरा टारगेट बफर था उसकी उस स्लॉट पे गए और हमने देखा कि यार ये ब्रांच तो हुई है, तो इसलिए हमने प्रेडिक्शन टेकन की कर दी और जो नेक्स्ट एड्रेस है वो हमने 236 रख दिया। इसका मतलब है कि जब भी मैं दोबारा इस वाली इंस्ट्रक्शन पे आऊँगा तो मुझे इंस्ट्रक्शन के वक्त ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये वाली बिट सेम होंगी उसकी और हम सेम इंडेक्स पे जाएंगे, सेम इंडेक्स पे टेकन है और टारगेट एड्रेस 236 लिखा हुआ है, तो मैं सीधा पीसी को 236 कर दूंगा और कहूँगा कि यार इधर से आगे चलिए। अच्छा, अब मसला एक इसमें जो पैदा होता है वो ये कि अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ब्रांच टारगेट बफर जो है उसमें 128 एंट्रीज हैं। 128 एंट्रीज हैं, इसका मतलब है कि ये 2⁻7 होता है। ठीक है, 128 2⁻7 = 120 है, तो ये k जो है ये मेरे पास 7 आ गया। तो अब मसला ये है कि अगर मैं 132 को बाइनरी में लिखूं या 1028 को बाइनरी में लिखूं, ठीक है, तो इन दोनों का जो आपके पास बाइनरी में पहली 7 बिट्स सेम आती हैं। ठीक है, मैंने कुछ गलत कर दिया, तो इसमें पहली 7 बिट सेम आती हैं। अगर मैं कैलकुलेटर उठाऊं तो मेरा ख्याल है कैलकुलेटर आपको नहीं नजर आ रहा होगा ना,
नहीं सर, 132 ठीक है, मैं एक मिनट में आपको वो नहीं दिखाता, लेकिन मैं आप लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन तो पढ़ी होगी, है ना। तो 132 जो है वो बेसिकली 128 जो है ना, अगर मैं इसको बाइनरी में लिखूं तो ये होता है 1 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6 7 सिफर, ठीक है। तो ये जो 7 बिट्स हैं 128 में ये 0 आएंगी, और इसमें 4 ऐड करूँ ना तो इस जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 128 एड्रेस बनता है कि 1 फॉलोड बाय 4 0 और फिर 1 0। इसी तरह 1028 जो है वो 1024 प्लस 4 है। तो 1024 प्लस 4 अगर मैं करूं तो 1024 होगा 1 फॉलोड बाय 10 जीरोस, और उसमें 4 ऐड करूं तो वो 100 ही बनेगा। तो ये जो पहली 7 बिट है ना, इनमें 100 ही आ रहा होगा। तो ये भी आपका 0x4 नंबर वाली जो एंट्री बनती है ना, यानी कि इस ब्रांच टारगेट बफर का जो, अगर मैं कहूँ ये 0 नंबर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और इससे आगे 4, तो इस एंट्री को हम असल में देख रहे हैं, समझो अगली स्लाइड में, ठीक है। तो जो चाहे 132 एड्रेस है चाहे 1028 एड्रेस है, तो यही बनती है, ठीक है। तो क्योंकि ये यही बनती है तो इसमें मसला ये पैदा होगा कि अभी मेरे पास इंस्ट्रक्शन आई है ऐड की, ठीक है, लेकिन क्योंकि पीसी मैच कर गया है, ये जो पहली 7 बिट हैं ये इससे मैच कर गई हैं, तो हम कहेंगे कि यार इस पे तो प्रेडिक्शन है टेकन की और एड्रेस है 236, तो भाई जंप कर दो, ठीक है, क्योंकि हमने ऑप कोड को तो देखा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप कोड को नहीं देखा तो हम इधर से गलत जंप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी फेच्ड आफ्टर इंस्ट्रक्शन 1024, हमारी प्रेडिक्शन है करेक्ट एड्रेस जो था वो बनना चाहिए था। असूली तौर पे ऐड की इंस्ट्रक्शन थी, तो मुझे इस 1028 के बाद अगली 1032 बननी चाहिए थी, पीसी प्लस 4 जो बनता है 1028 प्लस 4 1032, लेकिन क्योंकि मैंने ब्रांच टारगेट बफर लगाया हुआ है तो उसने कहा कि यार इधर तो प्रेडिक्शन टेकन की है, और क्योंकि हम पहली 7 बिट सिर्फ देख रहे थे, ये मैच हुई और हमने ये कर दिया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जब ये होगा तो इसका मतलब है कि जैसे ही हमें इंस्ट्रक्शन फैच हुई तो हमें पता चला कि यार ये तो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन ही नहीं थी, तो हम जो गलत पीसी फैच हुआ उसको किल करेंगे और उसके बजाय सही वाला पीसी फैच करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से चल रही होगी। ये कितना कॉमन है और क्या हम इन बबल्स को अवॉइड कर सकते हैं? तो बेसिकली हम ये कर सकते हैं, ये बात प्रॉब्लम समझ आ रहा है ना कि मैंने क्या किया। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने ये जो हमने पिछली स्लाइड में ब्रांच टारगेट बफर पढ़ाया, अगर हम इसी तरह बनाएं तो एक मसला ये आएगा कि जो जंप की इंस्ट्रक्शन नहीं भी होंगी, हमने बनाया क्यों था, जस्ट मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, बनाया इसलिए था कि हम इतनी देर इंतजार नहीं करना चाह रहे थे कि हमें इस जगह पे पता चले। तो हमने कहा कि फर्स्ट स्टेज पर ही इसी जगह पे जिस वक्त हमारा पीसी जनरेशन वाला काम हो रहा है, इसी वक्त ही हम किसी तरह बता दें कि इंस्ट्रक्शन, लेकिन इस वक्त हमें नहीं पता कि जो मेरी इंस्ट्रक्शन है वो जंप की है भी कि नहीं। तो अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो इसका मतलब है कि कल को अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन आई जिसकी पहली 7 बिट मैच कर गई, तो हम उसको भी जंप की अज्यूम करके गलत पीसी फैच कर देंगे। गलत पीसी फैच करेंगे तो मुझे इसका मतलब है कि जैसी इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगी, जो 2-3 साइकिल लेके लेट से अगर होती है, तो मुझे उसके बाद पिछली 2-3 इंस्ट्रक्शंस को किल करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम फिक्स करना चाह रहे हैं। ये कोई इतना अनकॉमन नहीं है, क्योंकि अगर मैंने 7 बिट रखी है तो हर 128 के बाद पहली 7 बिट्स मैच करेंगी, ठीक है। तो कई जगहों पर ये मैच होना शुरू हो जाएगा, प्रोग्राम जरा सा भी बड़ा तो ये हो जाएगा। तो अब अगर मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि मुझे इंस्ट्रक्शन अभी फैच नहीं भी हुई, स्टिल मैं किसी ना किसी तरह ये गैस कर सकूं कि आपका जो कहते हैं, ये गैस कर सकूं कि आपका जो इंस्ट्रक्शन आ रही है वो असल में ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, वो ऐड की इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसका मैं क्या सोल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये हम आगे इसकी अगली स्लाइड में कवर करेंगे। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम एक और एक्स्ट्रा एक एंट्री पीसी भी साथ सेव कर लें, ठीक है। तो हम जगह बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 2 चीज़ें थी, अब हमने एक तीसरी चीज़ भी डाल दी, ठीक है। तो एक हमारा वो प्रेडिक्टेड टारगेट एड्रेस था, किधर जाना है,
एक हमने साथ ये भी सेव कर लिया कि हमारा प्रोग्राम काउंटर था क्या जिस वक्त ये मसला आया। तो इस एंट्री पीसी से मुराद क्या है कि ये जो मसला आ रहा था हम उसके साथ यहाँ पर ये जो 132 है ये भी इधर एक बना के सेव कर लें, ठीक है। तो जब हम 1028 पे पहुंचे तो हम उसको इससे कंपेयर करें कि क्या ये मैच करते हैं। अगर मैच नहीं करते तो फिर हम इस प्रेडिक्शन को इग्नोर कर दें, अगर मैच करते हैं तो इस वाले प्रेडिक्शन को सोचें कि ये कुछ करना है। तो इस तरह हमारा ये वाला मसला रिजॉल्व हो जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ एडिंग मोर हार्डवेयर, ठीक है, हमें हार्डवेयर और ऐड करना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पीसी की 7 बिट से इसमें आते हैं और फिर जो आपके पास एंट्री पीसी पड़ा हुआ है, यानी कि लास्ट टाइम जब इधर ब्रांच हुई थी उस वक्त जो पीसी था, जो प्रोग्राम काउंटर था, वो इससे पूरे पीसी से मैच करता है, यानी सिर्फ 7 बिट नहीं पूरे के पूरे प्रोग्राम। अगर तो वो मैच करता है तो तब आप इस प्रेडिक्शन को कोई घास डालेंगे। अगर वो मैच नहीं करता तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, हम कहेंगे कि ठीक है PC+4 ही चलते रहो, ठीक है। तो आप ना सिर्फ टारगेट पीसी रख रहे हैं, यानी जो आपके पास ना सिर्फ टारगेट पीसी रख रहे हैं जो कि ये है, बल्कि ये जो आपका ब्रांच पीसी है कि जिस पे ये इंस्ट्रक्शन असल में आई थी जब वो आया था, तो वो भी आप अपने पास सेव करें। तो उसके बाद तो सिर्फ टेकन ब्रांचेस जो हैं उसके लिए आप ये ब्रांच टारगेट बफर को रखेंगे, उसके लिए आप वैलिड बिट्स को सेट कर देंगे। अगर ब्रांच टेकन नहीं हुई तो आप अब आप इधर एक और चीज़ आपने देखी होगी, इधर ब्रांच प्रेडिक्शन के बजाय वैलिड लिख दिया हमने, ठीक है, इसलिए क्योंकि इधर हम अगर ब्रांच नॉट टेकन हुई है तो इस पर कुछ सेव ही नहीं कर रहे, ठीक है। हम अगर कोई ब्रांच टेकन हुई है तो उसका पीसी रखेंगे, साथ बिट 1 रखेंगे, साथ उसका टारगेट पीसी रख देंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ ब्रांच टेकन जो हुई थी उनकी उनके पीसीज प्लस टारगेट एड्रेस को सेव कर रहे हैं। अगर बाद में इंस्ट्रक्शन चलते चलते सेम पीसी पे पहुंची और तो हम उसके टारगेट एड्रेस पे सिंपल चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रेडिक्शन टेकन ही है हमारे केस में, ठीक है। अगर नॉट टेकन होती तो हम इधर उसको सेव ही ना किया होता, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो कंप्लीट डिजाइन ऑफ ब्रांच टारगेट बफर है ये बन गया, ठीक है। एक चीज जो आप इमीडिएटली नोट कर सकते हैं कि एक ब्रांच टारगेट बफर है, एक हमने BHT पढ़ा था और एक ब्रांच हिस्ट्री टेबल पढ़ा था, एक ब्रांच टारगेट बफर पढ़ा था। ये हमें बिल्कुल स्टार्ट में ही बता देता है ब्रांच टारगेट बफर के नेक्स्ट एड्रेस क्या होना चाहिए। ब्रांच हिस्ट्री टेबल जो है वो हमें सिर्फ प्रेडिक्शन बता देता है, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन भी सेव इसमें भी है लेकिन साथ टारगेट एड्रेस भी है। लेकिन ब्रांच टारगेट बफर जो है उसमें ये जो स्पेस रिक्वायर्ड है दिस इज टू मच, दूसरे केस में वो इससे काफ़ी कम है, ठीक है। तो हम कैसे इनको दोनों का इफेक्ट रख सकते हैं। नॉर्मली होता ही है कि ब्रांच हिस्ट्री टेबल, क्योंकि ब्रांच हिस्ट्री टेबल आपने जो पहले पढ़ा था उसमें देखें तो वो 2-2 बिट के ये थे ना, तो एट मैक्स ये थोड़ी सी बिट्स थी, ठीक है, यानी ये टोटल 8 बिट बनती हैं और उसको आपने, तो ये आप ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं क्योंकि आपके पास जितने फ्लिप फ्लॉप्स अवेलेबल हैं उधर वो हम अब थोड़े ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसके बजाय इस डिज़ाइन पे आ जाएंगे जो अब अभी हम देख रहे थे, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा विड्थ है इसकी, तो हम ये बहुत ज़्यादा नहीं सेव कर सकते। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन इस तरह करते हैं कि हम डिसीजन इसकी बेस पे लेते हैं, ये जो ब्रांच टारगेट बफर है क्योंकि ये इमीडिएट डिसीजन ले रहा है, लेकिन ब्रांच हिस्ट्री टेबल का जो 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 कि डिसीजन थोड़ा सा आगे जाकर हमें देगा वो हम ज़्यादा डीप रख लेते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली फिर प्रिडिक्ट कर सकता है क्योंकि वो कम पर ब्रांच वो कम बिट्स ले रहा है, तो हम वो ब्रांच हिस्ट्री टेबल ज़रा उसकी एंट्री ज़्यादा रख लेते हैं। तो अगर आपको बाद में जाके पता चले कि यानी यहाँ पर आपने ब्रांच टारगेट बफर से उसी वक्त डिसीजन ले लिया, लेटर इन द पाइपलाइन अगर आपका ब्रांच हिस्ट्री टेबल कहता है कि नहीं ये प्रेडिक्शन तो गलत है क्योंकि ये ब्रांच हिस्ट्री टेबल ज़्यादा डीप था, उसकी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट प्रेडिक्शन होनी थी, तो अगर वो कहता है कि नहीं ये प्रेडिक्शन तो ठीक नहीं है, तो फिर हम इसको अपनी प्रेडिक्शन को अपडेट कर लेंगे और उसके बजाय जो लास्ट प्रेडिक्शन जो BTB ने की थी उसके इफेक्ट को किल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ब्रांच हिस्ट्री टेबल और ब्रांच टारगेट बफर काइंड ऑफ दोनों चीजें बनती हैं। ये हमारे लास्ट था सर, उसकी वो मिक्स हो गया सर जी सर, जो लास्ट आपने बताया सर वो मिक्स हो गया, वो समझ नहीं आई सर, वो सर आपकी स्पीड से थोड़ी सी तेज है सर। अच्छा, जो आखिरी चीज बताई है मैं असल में मुझे लगता है आप पहले से वो लेक्चर देख के नहीं आए जो मैंने कल भेजे थे, है ना।
जी सर, मैंने नहीं देखा सर। तो ये थोड़ा सा मसला है कि वो जो नहीं देख के आएंगे ना, उनको इसको आप एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा और फिर राइट सर। मुझसे ना अगर ना क्लियर हुआ तो हम व्हाट्सएप पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है? जी ठीक है सर। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ है कि ये जो जंप रजिस्टर है हमारा, ठीक है, ये एक अब यानी ये हमारा सेकंड टॉपिक कवर हो गया। तो ब्रांच हिस्ट्री टेबल भी कवर हो गया, ब्रांच टारगेट बफर भी कवर। अब नेक्स्ट जो एक छोटी सी चीज़ है, ये बिल्कुल ही एक छोटा सा टॉपिक है, और फिर एक और छोटा सा टॉपिक कवर करके हम इसको लेक्चर को एंड कर देंगे और ब्रेक ले लेंगे, और फिर नमाज के बाद हम दोबारा क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। सो हमारे बेसिकली समझे दो छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे। एक है जंप रजिस्टर की, हमने इंस्ट्रक्शन यानी JLR जिसको हम कह रहे थे वो पढ़ी थी, ठीक है। ये यूज होती है दो कामों के लिए, सब रूटीन से रिटर्न करने के लिए भी, फिर स्विच स्टेटमेंट में भी डिफरेंट जगहों पर यूज होती है, ठीक है। और फिर डायनामिक फंक्शन कॉल जो कि जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है उसमें आपको पता होगा कि आप एक चीज़ होती है पॉलीमॉर्फिज्म, कि आप बेस क्लास और ड्राइव क्लास कर सकते हैं, और बेस क्लास के पॉइंटर से ड्राइव क्लास का फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो वो वाला काम जो है वो भी जंप रजिस्टर के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। तो नॉर्मली अगर हमने ये जो प्रेडिक्टर लगाया है वो जंप रजिस्टर पे कितना अच्छा काम करेगा, स्विच स्टेटमेंट अगर चल रही हैं तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सेम केस आता है तो फिर वो अच्छा चलना शुरू कर देगा। डायनामिक फंक्शन कॉल जो है, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एक ही तरह की क्लास के फंक्शन कॉल हो रहे हैं तो उसमें अच्छा करेगा, लेकिन अगर बहुत सारी डिफरेंट तरह की ऑब्जेक्ट्स पड़ी हुई हैं तो शायद ये उतना अच्छा प्रेडिक्ट ना करे। फंक्शन कॉल में अगर आप सेम प्लेस से फंक्शन कॉल बार बार हो रही है तो तब अच्छा करेगा, लेकिन फंक्शंस में ऐसा नहीं होता, फंक्शंस तो बहुत जगहों से कॉल हो रहे होते हैं, तो वहां पर ये शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, क्योंकि आपने अगर फैक्टोरियल एक जगह से कॉल किया, मैंने थोड़ी देर दूर जाकर दोबारा कॉल किया, तो हमारा जो पीछे प्रेडिक्टर है वो पहली वाली कॉल की बेस पे कह देगा कि यार वहां पर तो वो अच्छा प्रेडिक्ट कर लेगा, लेकिन दूसरी वाली पे वो ठीक प्रेडिक्ट नहीं कर रहा होगा। तो उसको कैसे हैंडल करें? तो उसके लिए नॉर्मली एक प्रोसेसर में बाज का, सब तमाम प्रोसेसर में नहीं, बाज का हम एक छोटा सा अलहदा से हार्डवेयर बना लेते हैं जो फंक्शन कॉल्स को हैंडल करता है, उसको कहते हैं हम सब रूटीन रिटर्न स्टैक, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि फंक्शन कॉल जो है ना वो बड़ी एक टिपिकल से ऑर्डर में होती है, यानी कि अगर मैंने फंक्शन कॉल किया है लेट्स से फंक्शन ए को, और उसने फंक्शन बी को कॉल किया, और उसने फंक्शन सी को कॉल किया, और उसने फंक्शन डी को कॉल किया, तो जो सबसे आखिर में कॉल हुआ है सबसे पहले वो रिटर्न होता है। ये तो आप सबको पता होगा, किसी ने भी हायर लेवल लैंग्वेज में जिसने भी कोड लिखा है, कि मैंने अगर एक फंक्शन ने दूसरे को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, तो चौथा सबसे पहले रिटर्न होगा, फिर उसके बाद तीसरा होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा, फिर पहला होगा। तो ये जो ऑर्डर है कि जिस ऑर्डर में कॉल हो रहे थे उसके ऑपोजिट ऑर्डर में रिटर्न करें, ये इसके लिए जो डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है उसको हम कहते हैं स्टैक, ठीक है। नॉर्मली ये 8 से 16 एंट्रीज का हम इधर बना देते हैं हार्डवेयर में फिक्स, और जिसमें हम ये कहते हैं कि जो भी आपका कॉल एड्रेस है ना उसको आप स्टैक पे पुश कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने फंक्शन ए ने फंक्शन बी कॉल किया तो आपने इसको पुश कर दिया, फिर फंक्शन बी ने सी कॉल किया तो उसका एड्रेस हमने पुश कर दिया, उसने डी कॉल किया उसका एड्रेस हमने पुश कर दिया। और पॉप जो करेंगे आप इसके रिवर्स ऑर्डर में करेंगे कि जब भी फंक्शन कॉल से रिटर्न होने लगेगा तो आप स्टैक से रिटर्न एड्रेस उठा लेंगे, ठीक है, और आप कहेंगे कि अच्छा जो आखिरी कॉल हुआ था वो ये वाला था, तो जो आखिरी कॉल हुआ था उसका रिटर्न एड्रेस उठा लो और उस जगह पर जंप कर जाओ। तो ये आपका काइंड ऑफ 5-6 नेस्टेड फंक्शन कॉल्स के लिए, क्योंकि आपने 8 से 16 रखा हुआ है तो 8 से 16 नेस्टेड कॉल्स के लिए ये अच्छा चल जाएगा। अगर उससे ज़्यादा नेस्टिंग हुई फिर ऑब्वियसली ये भी फेल हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर क्या हार्डवेयर है जो कि बात बना लेते हैं कि हम हार्डवेयर में एक थोड़ा सा कह लो कि स्टैक या लास्ट इन फर्स्ट आउट एक डाल देते हैं कि जिसमें आपने जो सबसे आखिर में पुश किया वो सबसे पहले पॉप कर सकते। आखिरी जो हमारा टॉपिक है आज का वो है इंटरप्ट्स का, ठीक है। ये इधर हम इसलिए हैंडल करें क्योंकि अगेन ये कंट्रोल फ्लो से रिलेटेड है, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो कब आप नॉर्मल PC+4 से जंप करते हैं, एक तो ब्रांच और जंप इंस्ट्रक्शंस हैं, एक और केस जो अभी तक हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था वो है इंटरप्ट्स का। इंटरप्ट्स क्या होते हैं? इंटरप्ट्स ब्रॉडली हम वैसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के इवेंट्स को कहते हैं कि जब आप चलते चलते प्रोसेसर को इंटरप्ट करते हैं
तो आपकी ये इंस्ट्रक्शंस अगर चल रही हैं कि इंस्ट्रक्शन 1 चली, आई फिर चली, फिर i+1 चली, तो अगर आपका इस जगह पे इंटरप्ट आ गया इंस्ट्रक्शन आई पे, तो आप इस प्रोग्राम को कहते हैं भाई तुम रुक जाओ, और जंप करके किसी और जगह जाते हैं और उस इंटरप्ट का हैंडलर की एग्जीक्यूशन करते हैं, और उसकी जब हैंडलर पूरा एग्जीक्यूट होता है तो वापस आके यहीं से रिज्यूम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरप्ट की क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन सा इंटरप्ट है कि मैं इस वक्त आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं माउस हिलाता हूँ, ठीक है, तो माउस हिलाता हूँ तो ये मेरा माउस हिलेगा, ठीक है। तो ये जो माउस हिलना है ये क्या करता है कि प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट जो भी काम कर रहा था, वो पावर पॉइंट की स्लाइड आपको शो कर रहा था, तो उस पर जैसे ही माउस हिला तो माउस डिवाइस ने एक इंटरप्ट भेजा प्रोसेसर को कि भाई माउस हिला है और उसमें इतना एक्स और वाई में इतनी इतनी चेंज आई है, ठीक है। तो वो जो चेंज आई है उसके हिसाब से प्रोसेसर देखेगा कि अच्छा फोरग्राउंड पे इस वक्त पावर पॉइंट का स्लाइड शो चल रहा था, तो अगर माउस हिला है तो मैंने माउस को भी गायब किया हुआ था, तो मुझे माउस को डिस्प्ले करना चाहिए और उसको उतना हिलता हुआ दिखा देना चाहिए जितना मैंने एक्स और वाई में चेंज किया। तो ये जो प्रोसेसर नॉर्मल पावर पॉइंट को दिखाने में इस वक्त लगा हुआ था कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो रिफ्रेश कर रहा था इसको, वो उसको दरमियान से छोड़ के जाके माउस का जो आपका कह लो कि इवेंट कॉल हुआ है कि माउस ने माउस हिलने ने जो इंटरप्ट किया है उसके हैंडलर पे गया है और जाकर उसने कहीं रजिस्टर से पढ़ा कि माउस हिलने में एक्स और वाई में कितनी कितनी चेंज आई है, और फिर वो वापस पावर पॉइंट पे आया और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है और उसको बता दिया कि यार माउस हिला था, ये आपका उसके एक्स और वाई में चेंज। तो ये कहलाते हैं इंटरप्ट, जिसमें आप एक नॉर्मल फ्लो को छोड़ के और फिर जब वो ख़त्म करते हैं तो वापस वहीं से एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे। इसके कई एग्जांपल्स हैं, आपका कीबोर्ड की कोई की प्रेस हो, माउस की प्रेस हो, नेटवर्क पे कोई पैकेट आ जाए, ठीक है, जिस तरह आप में से कोई बोलेगा नेटवर्क में पैकेट आएगा, ठीक है, तो अब वो उसका एक इंटरप्ट जनरेट होगा और वो स्पीकर के ज़रिए मुझे सुनाने वाला काम जो करना है, क्योंकि इस वक्त फ्रंट एंड पे MS टीम्स चल रहा है, तो वो मुझे बताएगा कि अच्छा टीम्स का ऑडियो पे आपको दिखाना है। तो ये सारे कहलाते हैं इंटरप्ट। सर अगर एप्लीकेशन हैंग हो तो वो भी इंटरप्ट में आएगा सर? नहीं, हैंग होना तो एक कह लो कि एक बाय प्रोडक्ट है, कुछ गलत हुआ तो हैंग होती है ना नॉर्मली। फॉर एग्जांपल किसी प्रोग्राम में मेमोरी लीक है तो वो मेमोरी करते करते वो प्रोसेसर को आप की मेमोरी खत्म कर दिया, वो बेचारे को टाइम ही नहीं मिल रहा, तो वो इंटरप्ट नहीं है, इंटरप्ट कोई इवेंट है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको इवेंट्स बताए ये एक्सटर्नल इवेंट्स बताए, इसके अलावा इंटरनल इवेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कोड लिखा, उसमें आपने डिवाइडेड बाय 0 कर दिया, ठीक है, तो अब वो जो डिवाइडेड बाय 0 कर दिया तो वो डिवाइडेड बाय 0 तो एक ऐसा एरर है जिससे रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो आपको एक एक्सेप्शन आ जाएगी कि दिस प्रोग्राम हैज परफॉर्म्ड एन इलीगल ऑपरेशन, जो वो विंडोज में नहीं लिखा आ जाता। तो वो इलीगल ऑपरेशन जो है उनमें से एक इलीगल ऑपरेशन ये है कि आपने डिवाइड बाय 0 कर दिया और वो वहाँ पर आपके प्रोग्राम को, उस केस में वो यहाँ से वापस रिज्यूम नहीं करेगा बल्कि वो आपके प्रोग्राम को बंद ही कर देगा। लेकिन ये भी एक एक्सेप्शन है, एक इंटरप्ट है। इंटरप्ट और एक्सेप्शन थोड़ा सा इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हम आगे भी एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। तो दो तरह के इंटरप्ट्स हैं, एक एसिंक्रोनस और एक सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस इंटरप्ट जो है वो जो मैंने आपको अभी पीछे एग्जांपल्स दी थी, कीबोर्ड, माउस, इन सारी चीज़ों की, ठीक है, जो कि जिनका ताल्लुक जो है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से नहीं है, प्रोग्राम के बाहर बाहर कुछ हुआ है, ठीक है। टाइमर एक्सपायरेशन, नॉर्मली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहा होता है वो आपकी प्रोसेस को टाइम देगा, यानी कि आप पावर पॉइंट है उसको टाइम दे के साथ एक टाइमर लगा देगा कि ये इसको इतनी देर टाइम मिला है, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड पढ़ा होगा, जिन्होंने कोर्स पढ़ा होगा उन्हें स्केजुलर उन्होंने पढ़ा होगा कि स्केजुलर का ये काम होता है कि वो टाइमर लगा देगा कि यार इस प्रोसेस को इतनी देर के इतने मिली सेकेंड मैंने देने, उतने मिली सेकेंड के बाद टाइमर एक्सपायर होगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन चलेगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम दे देगी। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा अच्छा अगली बारी किस प्रोसेस की है, ठीक है। तो अगर लेट से पावर पॉइंट चल रहा है, वो कहेगा ये तो इंसान देख रहा है, इंसान को तो 1 सेकंड के 20 में इससे ज़्यादा तेज़ी से नज़र नहीं आता, तो मैं कोई और काम दरमियान में छोटा सा करके वापस इंसान को दिखा दूंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके से वो चल रहा है। तो ये बाहर के इंटरप्ट्स हैं, प्रोसेस से, आपके अपने प्रोग्राम से बाहर। कुछ है जो आपके प्रोग्राम ने किए हैं, जिस तरह मैंने आपको डिवाइड बाय 0 का कहा,
ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम ने एक्सेप्शन किया। इसके अलावा अगर मैं सारी टाइप की बता दूं तो मोर और लेस ब्रॉडली स्पीकिंग एक ये होगा कि आपका डिवाइड बाय 0 है, एक ये है कि आपका कोई ओवरफ्लो हुआ, आपने दो नंबर्स को ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कोई ओवरफ्लो हुआ, यानी वो इंटीजर्स में नहीं रह सकता था उसका रिजल्ट, तो वो ओवरफ्लो कंडीशन पे भी एक्सेप्शन हो सकती है। बाज़ का हम उसको हैंडल करते हैं, बाज़ का नहीं करते। फिर आपने क्योंकि अपना असाइनमेंट किया है, उसमें आपने प्रोसेसर बनाया, हमने देखा था कि हम अपना ऑप कोड सब कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं। मैंने जो ऑप कोड डिफाइन किए हुए थे उनके अलावा कोई ऑप कोड अगर कोई दे दे और एग्जीक्यूटेबल चला दे तो ये एक अनडिफाइंड ऑप कोड आ जाएगा। वो कहेगा ये तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है भाई, ये किधर आ गया, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर फिर वो इलीगल ऑपरेशन कर देगा। इस किस्म के और आपके हो सकते हैं कि आपको एक प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, जो हम मेमोरी वाले सेक्शन जब बाद में पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे, कि आपके प्रोग्राम को एक मेमोरी में एरिया मिला होता है, अगर आप उससे बाहर जंप करने की कोशिश करेंगे तो प्रोटेक्शन फॉल्ट वो देगा। वो कहेगा कि भाई इधर किधर, ये तो आपका एरिया ही नहीं है, आप किसी और प्रोग्राम को ख़राब करेंगे, वो जो चलता हुआ आपकी वजह से बंद हो जाएगा, तो वो आपके प्रोग्राम को किल कर देगा अगर आपने अपने एरिया से बाहर निकलने की कोशिश की। तो उसको प्रोटेक्शन फॉल्ट कहते हैं। एक और चीज़ होती है पेज फॉल्ट, जो रिकवरेबल है। पेज फॉल्ट ये होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है ना, आपकी डिस्क को भी आप मेमोरी के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप वैसे तो हमारी मेमोरी अगर 4 GB है तो वो ये प्रोसेसर ये अज्यूम नहीं करता 4 GB है, वो जितनी डिस्क है उसको अज्यूम कर लेता है कि हाँ यार खुली जगह है। तो अगर जो पेजेस यूज़ हो रहे होते हैं वो मेमोरी में रख लेता है, जो नहीं यूज़ हो रहे होते वो डिस्क पे जाकर रख देता है। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि मैंने जो इंस्ट्रक्शन में कोई लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन चलाई, तो वो जो लोड वर्ड ने लोड करना था वो वाला डाटा वो मेमोरी में पड़ा ही नहीं हुआ, वो असल में डिस्क में पड़ा है। तो डिस्क में पड़ा है तो इसका मतलब है कि अभी फिर वो डिस्क से पेज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोग्राम को अब उस डाटा की ज़रूरत पड़ गई है। तो वो पूरा एक पेज ऑफ मेमोरी जो कि अमूमन 4 किलोबाइट्स होते हैं वो उठा कर लाएगा और उसके बाद हमारी इंस्ट्रक्शन को दोबारा चलाएगा। ये रिकवरेबल है, यानी कि इसमें आपका प्रोग्राम बंद नहीं होगा, ये कोई गलती नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद जिस तरह मैनेज कर रहा था उसकी वजह से हुआ, तो वो आपको वापस वो करेगा। क्योंकि डिस्क की एक्सेस स्लो होती है, यानी कि मिली सेकेंड्स में होती है। हमारे हिसाब से, इंसानों के हिसाब से मिली सेकेंड भी तेज़ है, लेकिन प्रोसेसर के हिसाब से मिली सेकेंड जो है वो बहुत बड़ा टाइम है, क्योंकि वो 1 सेकंड में 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन जो चला रहा हो उसके लिए मिली सेकंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन चल सकती हैं। तो वो कहेगा कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, इसको पेज फॉल्ट कहते हैं। इसी तरह आपके कुछ सिस्टम, जिस तरह आपने स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना था तो सी में सी आउट, जिस तरह सी या प्रिंट सी में उसमें सी आउट है, या पाइथन में प्रिंट है, ठीक है। तो ये जो जब हम करते हैं तो अब हमें स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना है, तो अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद सिस्टम कॉल कर रहे हैं कि यार ये जो मैं तुम्हें एक बफर दे रहा हूँ इसको स्क्रीन के ऊपर दिखा दो, ठीक है। या मैंने किसी यूज़र से इनपुट लेनी है तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद सी इन करता हूँ या स्कैन एफ करता हूँ, या कोई भी ऐसा इनपुट का जो किसी और हायर लेवल लैंग्वेज में होगा, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद कह रहा हूँ कि भाई जब तक कीबोर्ड से इनपुट नहीं आती मैं वेला हूँ, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कॉल करते हैं ये सिस्टम कॉल्स कहलाती हैं, और इनको हम ट्रैप्स भी कहते हैं कि मैं खुद ट्रैप कर रहा हूँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद कॉल कर रहा हूँ। तो कई दफ़ा हम खुद कोड से ये काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे भी एक्सेप्शंस हैं जो कि जो हमने खुद एग्जीक्यूट करवाई हैं उनको ट्रैप्स कहते हैं, जो खुद ब खुद हो गई हैं उनको फॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो करना क्या है, कोई भी एक्सेप्शन हो, हमने एक इंस्ट्रक्शन जिस पे वो आया है उस वक्त तक की इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली एग्जीक्यूट करनी है, उससे बाद वाली इंस्ट्रक्शंस को हमने कहना है कि आप रुक जाएं सारी, और आप जाके उस कह लें कि उस इंटरप्ट की सर्विस रूटीन जो एक और प्रोग्राम ही होता है उसको रन करते हैं, और उसके बाद वापस आ जाते हैं और दोबारा वहीं से एग्जीक्यूट करना शुरू। बाज़ केसेस में हम वो इंस्ट्रक्शन भी दोबारा चलाते हैं, बाज़ केसेस में हम वो इंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं चलाते, बाज़ केसेस में हम उस प्रोग्राम को बंद ही कर देते हैं, ठीक है। तो सो बेसिकली ये काम होता है कि इट स्टॉप्स द प्रोग्राम एट इंस्ट्रक्शन आई, और i-1 तक सारी आप चाहते हैं कि कंप्लीट हो।
पीसी को वो सेव कर लेता है ताकि वो इसको ईपीसी एक एक्सेप्शन प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है जिसमें आप कहते हैं कि इस पीसी की वैल्यू पे एक्सेप्शन आई थी तो वापस हमने इधर से स्टार्ट कराना है। और अमूमन हम साथ इंटरप्ट्स को डिसेबल करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड में जाके इंटरप्ट हैंडलर को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। इंटरप्ट हैंडलर से मुराद एक और प्रोग्राम है जो कि हैंडल करता है लेट से कीबोर्ड के इंटरप्ट को, माउस के इंटरप्ट को, वो जो हैंडल करने का कोड है। तो उसके लिए इंटरप्ट्स को इसलिए डिसेबल करते हैं कि ये ना हो कि एक इंटरप्ट हैंडल हो रहा हो तो दरमियान में कोई और इंटरप्ट आ जाए, ठीक है। तो ये वाली चीज़, ठीक। तो करना क्या है, तो बेसिकली हमारे इसमें भी हमने दो तरह की चीज़ें हो गई। एक एक्सेप्शन को आप जनरल पर्पस रजिस्टर्स में मूव करेंगे ताकि बाद में आप वापस जंप बैक कर सकें। आपको एक स्टेटस रजिस्टर चाहिए जो बता सके कि इंटरप्ट है किस चीज़ का, एक्सेप्शन है किसकी, और फिर आप इधर से वापस भी आएंगे, इनेबल भी करना चाहेंगे इंटरप्ट्स को। तो ये हार्डवेयर में इन चीज़ों की सपोर्ट डालने की ज़रूरत है। हम इसको अभी देखेंगे कि हम इसको कैसे हैंडल करें। तो सिंक्रोनस तो मैंने आपको बता दिया, जो कि सिंक्रोनस इंटरप्ट्स जो एक्सेप्शन वो होती हैं जो कि प्रोग्राम की अपनी वजह से हो, और एसिंक्रोनस वो हैं जो कि बाहर के फैक्टर्स की वजह से हो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा ये वही वाला प्रोसेसर है जो हमने बनाया है, लेकिन इसमें हमने अननेसेसरी डिटेल इस वक्त सारी को हाइड करके सिर्फ वही वाला हिस्सा दिखाया हुआ है जो कि एक्सेप्शन से रिलेटेड है। तो जो इंस्ट्रक्शन फैच स्टेज है उसके ऊपर हम गलत प्रोग्राम काउंटर जनरेट कर दें तब भी एक्सेप्शन आ सकती है कि आप कहें कि यार ये तो आपकी रेंज से बाहर है, पेज ये प्रोटेक्शन फॉल्ट आ जाए। इसी तरह जब आपका डिकोड हो जाती है तो वहाँ पे आपको पता चले कि यार ये तो ऑप कोड इलीगल है, तो ये भी एक्सेप्शन आ सकती है। जब एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ओवरफ्लो हो सकता है कि ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, उसकी एक्सेप्शन आ सकती है। जब आप लोड की स्टेज, लोड स्टोर पे गए तो उस वक्त आप हो सकता है कि डाटा मेमोरी का गलत एड्रेस जनरेट कर रहे हो, प्रोटेक्शन फॉल्ट आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इधर आ सकती हैं। और इसके अलावा एसिंक्रोनस भी इंटरप्ट्स आ सकते हैं जो कि कीबोर्ड, माउस और ये सारी चीज़ें, टाइमर एक्सपायर होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इनको कैसे हैंडल करें? ऐसे हैंडल करना है हमने। प्रॉब्लम ये है कि हमने ऐसे हैंडल करना है कि कोई इंस्ट्रक्शन जिस पे वो आया है उस तक की सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हुई हो, ऐसा ना हो कि कोई आधी पौनी हो, पूरी कंप्लीट हुई हो, और उससे बाद वाली कोई भी ना एग्जीक्यूट हुई हो। तो इसको हम फिर कैसे हैंडल करते हैं? इसको हैंडल करने के लिए हम ये काम करते हैं कि ना हम कहते हैं कि असल हमारा कमिट पॉइंट है जब हमने डाटा ये राइट बैक स्टेज पे गए, ठीक है। जब हम जब हम रजिस्टर पर राइट बैक करें तो इसको हम कह रहे हैं ये कमिट पॉइंट है। ये अगर हो गया कि जब हमने रजिस्टर्स पर लिखवा दिया तो इसका मतलब है आप तो हम अनडू नहीं कर सकते, वो वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो हम उससे पहले हैंडल करते हैं। तो हम करते ये हैं कि अगर आपका प्रोग्राम काउंटर की एक्सेप्शन आई है तो हम उसको इस जगह पर सेव कर लेते हैं, ठीक है। हम एक रजिस्टर बना देते हैं जो हमें बता रहा है कि किस किस्म की एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसमें लेट से कि एक बिट का मतलब हो सकता है, लेट से बिट 0 का मतलब आप रख लें कि पीसी एड्रेस एक्सेप्शन है, बिट 1 का मतलब रख लें कि इलीगल ऑपकोड किया है, बिट 2 का मतलब रख लें ओवरफ्लो है, बिट 3 का मतलब रख लें कि डाटा एक्सेस में, ये जो डाटा मेमोरी के एक्सेस में गलत है। तो आप इस तरह डिफरेंट बिट्स की फील्ड्स बना सकते हैं और इधर एक से ज़्यादा एक्सेप्शंस भी आ सकती हैं, तो वो जितनी बिट्स भी चाहिए। तो उसको हम कहते हैं कि कॉज क्या है, ये एक्सेप्शन कॉज है। साथ ही आप अपना जो प्रोग्राम काउंटर है वो भी सेव कर लेते हैं। तो आप हर स्टेज पे साथ ये पाइपलाइन करते हुए चलते हैं। अगर पीसी की एक्सेप्शन नहीं आई तो आप इधर बिट को सेट किए बगैर 0 रखते हुए पीसी को सिर्फ आगे फॉरवर्ड कर देंगे। पीसी को फॉरवर्ड किया, इस जगह पे पहुंचे, इस जगह पे आपको डिकोड पे पता चला कि इलीगल ऑपकोड आ गया, तो आप वो बिट सेट कर देंगे, पीसी को आगे कर देंगे। फिर इसको आप एग्जीक्यूट और उधर आगे जाने देंगे। जब कमिट पॉइंट आया इस जगह पर अगर इनमें से कोई सी बिट भी सेट हुई तो इसका मतलब है कि एक्सेप्शन पीछे कोई आ गई थी। अगर ओवरफ्लो वाली बिट सेट हुई, इलीगल ऑपकोड हुई, जो भी हुई, तो वो वाली इंस्ट्रक्शन इस जगह पर पहुंच गई है जिस पे एक्सेप्शन आई। इस जगह पर अगर हम पहुंच गए तो इससे पिछली सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और ये वाली इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट होना बाकी। तो आप अगर इधर कोई भी बिट सेट हो गई तो आप एक्सेप्शन हैंडलर पे चले जाएंगे और पीछे वाली सारी इंस्ट्रक्शंस को किल कर देंगे। और एसिंक्रोनस इंटरप्ट्स को भी आप इसके साथ हैंडल कर लेंगे कि चाहे इनकी वजह से एक्सेप्शन आई हो, चाहे कीबोर्ड माउस आया हो, आप इस जगह पे ये वाली इंस्ट्रक्शन चलाएंगे, उससे पीछे वाली सारी किल करेंगे और बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। यानी कि मतलब बाकी चीज़ें नहीं, यानी कि आप इधर बाकी पीछे वाली सारी किल कर देंगे, यहाँ तक सारी चल चुकी होंगी। तो आप एक्सेप्शन हैंडलर से पूरा उसको हैंडल करके वापस आएंगे तो आप दोबारा स्टार्ट से इधर से कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, तो
सो मेन हमने क्या किया कि एक्सेप्शन फ्लैग्स को हमने हमने ये नहीं किया कि यहाँ पर पीसी की एक्सेप्शन आई तो यहीं पे हैंडल कर लें। हमने कहा है कि इससे आगे वाली जितनी जो पाइपलाइन में थी उनको क्योंकि एग्जीक्यूट करवाना था तो हम इसको ले करके चलते गए जब तक हम आखिरी स्टेज तक नहीं पहुंचे। और आखिरी पे जब पहुंचे तो पीछे वाली सारी क्योंकि किल कर दी है तो इसके बाद वाली कोई इंस्ट्रक्शन वैसे भी नहीं चली। ठीक है, तो इसी तरह ऑपकोड या बाकी इंस्ट्रक्शंस के साथ भी हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर हमने क्योंकि इस जगह पे कमिट पॉइंट पे पीछे किल कर दी हैं और आगे वाली कमिट हो चुकी थी, इसका मतलब है कि i-1 तक सारी चल चुकी हैं, उससे आगे वाली कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चली। तो ये उसी की डिटेल ही है कि होल्ड एक्सेप्शन फ्लैग्स अंटिल कमिट पॉइंट, ये तो हमने किया हुआ। एक्सेप्शन इन अर्लियर पाइपलाइन स्टेज ओवरराइड लेटर एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल अगर इधर भी एक्सेप्शन आ गई और इससे अगले में भी आ गई तो क्योंकि ये वाली पहले पहुंच जाएगी इधर तो आगे वाली वैसी किल हो जाएगी। तो जो भी सबसे पहली एक्सेप्शन आई हम उसको कर रहे होंगे। इंजेक्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट्स एट कमिट पॉइंट। एक्सटर्नल इंटरप्ट्स को हमने इस जगह पर कमिट पॉइंट पे हैंडल किया है कि वो जैसे ही आए हम उसी वक्त जितनी इंस्ट्रक्शन चल गई हैं बाकियों को एग्जीक्यूट करना दें। ठीक है, और कमिट पॉइंट पे आप क्या करेंगे, कॉज और ईपीसी रजिस्टर्स को करेंगे, पीछे वाली सारी इंस्ट्रक्शंस को किल कर देंगे। हैंडलर पीसी को आप फेच स्टेज पे डाल देंगे कि आपका जो आपका यहाँ पर पीसी है ना, इस पे आप अब आपका जो भी कॉज था इसकी बेस पे अब लेट से कि कॉज आपकी थी कि यहाँ से माउस का इंटरप्ट आया, तो माउस का जो इंटरप्ट हैंडलर है वो वाला प्रोग्राम काउंटर अगर आप इधर लोड कर देंगे तो वो उसका हैंडलर चलना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रोग्राम काउंटर से उसका हैंडलर की इंस्ट्रक्शन बाहर निकलेगी और वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपके जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनका इस कॉज की बेस पे हैंडलर का पॉइंटर कहीं ना कहीं पे हैंडलर का एड्रेस पड़ा होगा जो कि हम लोड कर लिया करेंगे। तो ये हमारी एक्सेप्शंस थी। इस पे क्या हमें एक्सेप्शंस पे भी स्पेकुलेट करना चाहिए, एक्सेप्शन का प्रेडिक्टर लगाना चाहिए? एक्सेप्शन क्योंकि बहुत रेयर होती हैं, यानी कि कई सैकड़ों तो नहीं हज़ारों लाखों साइकिल के बाद आ रही हैं, तो आप उस पर यही प्रेडिक्ट करें कि एक्सेप्शन नहीं आनी तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसी तरह हैंडल कर लें यानी जिस तरह हमने किया। ठीक है, बाकी हमने ये चीज़ें डिटेल में वैसे ही देख ली हैं कि कमिट पॉइंट वाली बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक्सेप्शन हैंडलर जो है वो किल करने के बाद और पाइपलाइन फ्लश करने के बाद हम चलाएंगे। तो ये हम काइंड ऑफ मेरा ख्याल है कि अगर हम फ्लो में देखें तो हमारा इस तरीके से चीज़ चल रही है कि आपका इंस्ट्रक्शन चल रही थी, जब आपका कोई इस जगह पे ऐड पे लेट से कि आपका ओवरफ्लो आया तो आपने इसके बाद वाली जितनी इंस्ट्रक्शंस थी जब आपको इसके कमिट स्टेज पे पता चला यानी कि राइट बैक स्टेज पे पता चला कि ये तो इस पे एक्सेप्शन आ गई है, तो अगली XOR की इंस्ट्रक्शन डिकोड और एग्जीक्यूट हो चुकी थी, सबट्रैक्ट की डिकोड हो गई थी, ऐड वाली फैच हो गई थी, लेकिन क्योंकि हमने इससे पीछे सारी इंस्ट्रक्शंस को किल कर दिया है, जिस तरह हमने ये पीछे भी बताया था स्लाइड पे कि ये किल ऑल इंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब है कि ये वाली सारी इंस्ट्रक्शंस किल हो जाएंगी। ठीक है, और आप जब ये फ्लश हो जाएगी पाइपलाइन तो आप इंस्ट्रक्शन हैंडलर जो है वो यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, किल कैसे होगी ये कौन बताएगा? कोई बताएगा कि किल कैसे होगी? किल की कमांड देंगे? किल की हमने तो कोई कमांड नहीं बनाई, तो क्या करेंगे? अगर बनाना हो हार्डवेयर क्या करेंगे? अब आप हार्डवेयर के चीते बन चुके हैं तो थोड़ा सा आज के लेक्चर के स्टार्ट में हमने देखा था किल कैसे करना था। किल में हमने बबल डाल दिए थे हर जगह पे, तो हम इन इंस्ट्रक्शंस के पीछे बबल डाल देंगे यानी कि वो अगली स्टेज पे जाएगी, नो ऑफ डाल देंगे। तो अगर किल करना है तो वहाँ पर यानी हम बबल वाले पाथ से उठा लेंगे तो सारी इंस्ट्रक्शंस किल हो जाएंगी। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। हम एक ब्रेक करते हैं 10 मिनट की जिसमें हम नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशंस जो क्वेश्चन होंगे उनको फिर हम आंसर कर लेंगे, वो मे बी थोड़ा शॉर्ट सेशन जो जितना भी होगा। ठीक है सर, ठीक है। चले मैं 10 मिनट बात करता हूँ, रिकॉर्डिंग रोक लूँ इसकी।